हेलो स्टूडेंट्स, यूनिक फिजिक्स क्लासेस बाय टिम्सी में आपका स्वागत है। आप सबको पता है कि कोरोना के कारण हमारे कॉलेज इंस्टीट्यूट सब बंद पड़े हैं, तो बच्चों का लॉस नहीं हो इसलिए आपको फ्री यूट्यूब वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ठीक है, और आप इसको ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें ताकि बच्चे इससे और बेनिफिट उठा सकें। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं सुपरपोजिशन थ्योरम। लास्ट लेक्चर में हमने पैरामीटर्स कंप्लीट किए थे। ठीक है, सुपरपोजिशन थ्योरम, नेटवर्क थ्योरम्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है वो तीन है, सुपरपोजिशन, थेवेनिन और नॉर्टन थ्योरम्स। उसके बाद वाली जो दो हैं उसकी डेफिनेशन ही ज्यादा पूछी जाती है एग्जाम में, चाहे वो राजस्थान यूनिवर्सिटी का एग्जाम है चाहे बीकानेर यूनिवर्सिटी का है, तो डेफिनेशन ही ज्यादा पूछी जाती है और जो डेरिवेशन आता है वो इन तीन में से ही आता है। ठीक है, पर हम पांचों कंप्लीट करेंगे। तो सुपरपोजिशन थ्योरम पे आते हैं। पहले सुपरपोजिशन थ्योरम क्या होती है, ये हमने कोई भी 4 टर्मिनल नेटवर्क ले लिया। हम पहले पढ़ चुके हैं कि किसी भी 4 टर्मिनल नेटवर्क को 3 इम्पीडेंसेस से रिप्लेस किया जा सकता है। वो 3 इम्पीडेंसेस Z1, Z2 एंड Z3। इसमें हम 2 सोर्सेस ले लेते हैं। एक सोर्सेस मान लिया E1 और एक सोर्सेस हो गया E2। सुपरपोजिशन थ्योरम ये कहती है कि किसी सर्किट में जिसमें 2 या 2 से ज्यादा सोर्सेस लगे हुए हो, ध्यान रखना 2 या 2 से ज्यादा सोर्सेस लगे हुए हो, तो उस सर्किट के किसी भी एलिमेंट में प्रवाहित होने वाली धारा उन सोर्सेस को अलग अलग लगाने पर प्रवाहित होने वाली धाराओं के बीजगणितीय योग के बराबर होती है, जबकि उन दूसरे सोर्सेस को इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर दिया गया हो। इसको ऐसे समझो एग्जांपल से, फिर आपको स्टेटमेंट समझ आएगी। जैसे मान लो ये सोर्सेस था, ये दोनों सोर्सेस हैं, इनके कारण जो करंट फ्लो हो रही है वो Z1 में तो करंट फ्लो हो रही है I1, Z2 में करंट फ्लो हो रही है I2 और Z3 में करंट फ्लो हो रही है I3। जो तीनों में धाराएं हैं I1, I2 और I3। अब सुपरपोजिशन थ्योरम ये कहती है कि ये जो I1 है वो किसके इक्वल होगी, कि अगर मैं एक सोर्स ले लूं, पहले मान लो E1 सोर्स के कारण I1 मैं निकालूंगी Z1 में प्रवाहित होने वाली धारा E1 सोर्स के कारण, फिर हम निकालेंगे E2 सोर्स के कारण और उन दोनों का अलजेब्रिक सम कर देंगे तो I1 के इक्वल आना चाहिए। तो E1 के कारण प्रवाहित होने वाली धारा Z1 में मान लो I1 डैश है। ठीक है, और ये हमारा हो गया Z1, Z2, Z3। दूसरी सारी बैटरीज को हटा देंगे, इसको हटा दोगे, E2 को हटा दिया, यानी जिस सोर्स के कारण आप धारा निकाल रहे हो उसके अलावा जितने भी सोर्सेज हैं उनको उनकी इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करना है। बिकॉज यहाँ पे मैं उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस, आंतरिक प्रतिबाधा 0 मान के चल रही हूँ। कैलकुलेशन लेंथी नहीं बनानी है, हमें इजी कैलकुलेशन करनी है। तो E2 की इंटरनल रेजिस्टेंस को हमने 0 मान लिया, तो उसको रिप्लेस कर दिया। ये है E1, मान लो Z1 में धारा E1 के कारण I1 डैश है, Z2 में मान लो I2 डैश है और Z3 में I3 डैश है। और सेकंड हम E2 के कारण निकालें तो ये लगा लो यहाँ पे E2, E1 को हटा दिया, E1 को उसकी आंतरिक प्रतिबाधा से प्रतिस्थापित करना है। अगर आंतरिक प्रतिबाधा इसकी हमें दी होती तब हम क्या करते हैं, यहाँ उतना ही रेजिस्टेंस लगा देते हैं। मान लो इसकी आंतरिक प्रतिबाधा 2 ओम है तो यहाँ 2 ओम का रेजिस्टेंस आ जाता, 8 ओम है तो यहाँ 8 ओम का रेजिस्टेंस आ जाता। ये बैटरी है E2, ये Z1, Z2, Z3 और E2 के कारण इसमें धारा मान लो I2 डबल डैश है, इसमें I1 डबल डैश है, इसमें I3 डबल डैश है। अब सुपरपोजिशन थ्योरम ये कहती है पहले दोनों के सम्मिलित प्रभाव के कारण कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, तो दोनों के सम्मिलित प्रभाव के कारण धारा Z1 में प्रवाहित हो रही है I1 और E1 के कारण हो रही है I1 डैश और E2 के कारण हो रही है I1 डबल डैश। दोनों का अलजेब्रिक सम कर दो तो वो किसके इक्वल आएगी, I1 के। अब I1 डैश और I1 डबल डैश, I1 डैश इसका साइन देखो, जो I1 की डायरेक्शन में है उसको तो पॉजिटिव ले लो, ये I1 डैश I1 की डायरेक्शन में है,
ये अपोजिट डायरेक्शन में ले रहे हैं तो इसको नेगेटिव ले लो, यहाँ आ जाएगा माइनस का I1 डैश। ठीक है, प्लस माइनस आपको इसी वे से ध्यान रखने हैं, ज्यादा कैलकुलेशन में कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, तो I1 इक्वल्स टू I1 डैश माइनस I1 डबल डैश। ऐसे ही Z2 से धारा प्रवाहित हो रही है I2, तो I2 क्या हो जाएगी, I2 की डायरेक्शन में है ये I2 डैश, तो I2 डैश तो पॉजिटिव आ जाएगा, ये अपोजिट है तो I2 डबल डैश नेगेटिव आ जाएगा। और I3 दोनों ही सेम, I3 डैश भी इसी डायरेक्शन में और I3 डबल डैश भी इसी डायरेक्शन में, तो ये हो जाएगा I3 डैश प्लस I3 डबल डैश। एक बार फिर देखो, अध्यारोपण प्रमेय सुपरपोजिशन थ्योरम क्या स्टेटमेंट देती है कि अगर किसी नेटवर्क में या किसी भी सर्किट में दो या दो से अधिक सोर्सेस लगे हुए हों तो उनके सम्मिलित प्रभाव के कारण किसी भी अवयव में प्रवाहित होने वाली धारा उन सोर्सेस के अलग अलग इफेक्ट के कारण प्रवाहित होने वाली धारा के बीजगणितीय योग के बराबर होती है, जबकि दूसरे सोर्सेस को उनके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर दिया गया हो। तो अगर मैंने ये सर्किट लिया, इस सर्किट का एक एलिमेंट Z1 मान लिया, तो मैं ये कह रही हूँ कि E1 E2 दोनों के सम्मिलित प्रभाव के कारण प्रवाहित होने वाली धारा I1 है जो Z1 में प्रवाहित हो रही है। ठीक है, और अब ये जो I1 है वो किसके, E1 के कारण प्रवाहित होने वाली धारा Z1 में और E2 के कारण Z1 में प्रवाहित होने वाली धाराओं के बीजगणितीय योग के बराबर होगी, जबकि दूसरे सोर्सेस को हटाकर उनकी आंतरिक प्रतिबाधा से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। तो यहाँ जब हमने E1 लगाया तो E2 को हटा दिया, क्योंकि मैंने इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस 0 ली है, तो इस कारण से जब E2 को हटाया तो यहाँ कोई प्रतिरोध नहीं लगाया। ठीक है, तो ये हो गया Z1 Z2 Z3। E1 के कारण Z1 में धारा I1 डैश मान ली, ऐसे ही E2 के कारण Z1 में धारा I1 डबल डैश मान ली। तो Z1 में प्रवाहित होने वाली कुल धारा इन दोनों धाराओं के योग के बराबर होगी, यानी इन दोनों सोर्सेस के अलग अलग प्रभाव के कारण धाराओं के योग के बराबर होगी। लेकिन योग आपको डायरेक्शन स्केलर क्वांटिटी है करंट, ठीक है, लेकिन वही जंक्शन के टुवार्ड्स और अवे, तो उस वजह से उसका साइन लिया जाता है। तो जो दिशा करंट की दिशा में मानी है उसको प्लस ले लो, दूसरी माइनस ले लो, चाहे आप ये दिशा पॉजिटिव मान लोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपके रिजल्ट्स एज इट इज आएंगे। ठीक है, बट एक मेथड ध्यान रखो ताकि कंफ्यूजन नहीं हो आपको। ऐसे ही I2 लिखा हमने, I2 डैश माइनस I2 डबल डैश, I3 Z3 में प्रवाहित होने वाली धारा I3 डैश प्लस I3 डबल डैश। ठीक है, अब इसका प्रूफ करते हैं। प्रूफ करने से पहले मैं आपको एग्जाम्पल से प्रूफ करवाऊंगी, अगर आपको एग्जाम्पल समझ में आ गया तो आप उसका प्रूफ खुद ही कर लोगे। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल के लिए मान लिया हमने कि 3 रेजिस्टेंस ले लिए Z1 Z2 एंड Z3। तो कोई भी 3 रेजिस्टेंस ले लो किसी भी वैल्यू के, जब समझने के लिए एक एग्जाम्पल ले रहे हैं छोटा सा। मान लो Z1 है 1 ओम, ऐसे ही Z2 है 2 ओम और Z3 है 3 ओम। यहाँ पे बैटरी लगी हुई है, ये है 2 वोल्ट की, और ये जो बैटरी लगी हुई है ये है 4 वोल्ट की। ठीक है, अब इसको हम सुपरपोजिशन थ्योरम को पहले प्रूफ करते हैं। ठीक है, वैल्यूज ना लेकर हम एग्जांपल ले रहे हैं, फिर वैल्यू लेके करेंगे। तो इसको प्रूफ करने के लिए इस सर्किट में टोटल धारा 1 ओम में, 1 ओम वाले में I1 है, मान लो 2 ओम वाले में I2 है और 3 ओम वाले में I3 है। I3 को आप क्या लिख सकते हो, I1 माइनस I2, क्योंकि I1 है उसका कुछ पार्ट यहाँ चला गया तो इधर क्या जाएगा, I1 माइनस I2। अब जनरली आप इसको सोल्व करते वक्त ये ध्यान रखना कि जो बड़ी बैटरी है उससे करंट निकाल दो, छोटी से निकाल दोगे रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस लास्ट में नेगेटिव मिल जाएगा। ठीक है, तो करंट की डायरेक्शन के लिए तो आप इसको क्या करो, इसमें से निकाल दो। 4 वोल्ट वाली बैटरी में से आपने निकाल दी। अब किरचॉफ लॉ अप्लाई करते हैं। ठीक है, किरचॉफ लॉ हमें पता है वो तो वैलिड है, उसे अप्लाई करते हैं। उसे अप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा प्लस का 4। ठीक है, ये डायरेक्शन, रेजिस्टेंस की कोई डायरेक्शन नहीं होती, उसका प्लस माइनस हम कैसे डिसाइड करते हैं कि जहां धारा की दिशा है वहां प्लस ले लो, दूसरा माइनस ले लो। यहाँ भी धारा की दिशा है, ये प्लस माइनस और ये प्लस माइनस, माइनस से प्लस गए प्लस का 4, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का I1 और ये हो जाएगा माइनस का
I1 माइनस I2 इंटू 3 इक्वल्स टू 0। ये फर्स्ट लूप में लगा दिया किरचॉफ लॉ। अब सेकंड लूप में लगाओगे तो माइनस से प्लस, ये हो जाएगा प्लस का I1 माइनस I2 इंटू 3 और माइनस का 2I2 माइनस का 2 इक्वल्स टू 0। किरचॉफ लॉ में अगर आप कंफ्यूजन हो तो फर्स्ट लेक्चर में मैंने इसे पढ़ाया था कि आपको साइन कैसे लेना है, तो वहां आप देख सकते हैं। फर्स्ट इक्वेशन 4 माइनस I1, तो इसको आगे मॉडिफाई करते हैं, तो 4 माइनस 2I1 और ये हो जाएगा माइनस 2I1 सॉरी 3 एंड 1 माइनस का 4I1 एंड प्लस का 3I2 इक्वल्स टू 0। और सेकंड इक्वेशन क्या हो जाएगी, इसको लिखोगे तो 4I1 माइनस का 3I2 एंड इक्वल्स टू 4। सेकेंड इक्वेशन को करते हैं तो I1 ये हो गया 3I1 माइनस का 3I2 और माइनस का 2I2, माइनस का हो गया 5I2 एंड माइनस 2 वहां ले जाते हैं तो इक्वल्स हो गया 2। अब इसको सोल्व करना है तो इक्वेशन फर्स्ट को वही 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सेकंड को 4 से कर देते हैं। तो सिंपल इक्वेशन जैसे हम सोल्व करते हैं वैसे ही सोल्व करेंगे इसको। तो ये हो गया 12I1 और यहाँ जाएगा माइनस का 9I2 इक्वल्स टू 12 और ये हो गया 12I1 माइनस का 20I2 इक्वल्स टू 8। 12 माइनस कर दो और ये कैंसिल आउट हो गया, 20 माइनस 9 यानी कि 11I2 और इक्वल्स टू आ गया 4I2। 4 और I2 की वैल्यू कितनी आ गई, 4/11 एम्पियर। ठीक है, तो अभी हम इसका यूज करते हुए सुपरपोजिशन थ्योरम को प्रूव करेंगे। I2 आ गया 4/11 एम्पियर। I2 है 2 ओम से प्रवाहित होने वाली धारा। अब हम निकालते हैं 2 ओम से पहले तो 2 वोल्ट की बैटरी के कारण प्रवाहित होने वाली धारा, यानी 2 वोल्ट वाला सोर्स ले लें अगर, और फिर 4 वोल्ट वाला। अब जब 2 वोल्ट वाला लेंगे तो 4 वोल्ट वाले को उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस रिप्लेस कर देंगे, बिकॉज यहाँ इंटरनल रेजिस्टेंस में 0 मान के चल रही हूँ तो यहाँ ये डायरेक्ट आ जाएगा। तो ये 1 ओम 2 ओम और ये ले लिया हमने 3 ओम और इधर ले लेते हैं कि 2 ओम से प्रवाहित होने वाली धारा ही निकाल रहे हैं हम। ये हो गया 4 वोल्ट और 1 ओम 2 ओम 3 ओम और ये हट जाएगा। ठीक है, सिर्फ मैं 2 ओम के लिए लेके चल रही हूँ ताकि अभी सिर्फ आप इतना समझ सको कि इसको प्रूफ कैसे कर सकते हैं। तो 2 ओम से प्रवाहित होने वाली धारा क्या होगी, 2 वोल्ट के कारण, मानो 2 वोल्ट के कारण ये गई I1 I2, ये गई I1 और ये I3। इसको मान लेते हैं I1 डैश, इसको मान लो डबल डैश, I1 डबल डैश और I3 डबल डैश। 4 वोल्ट के कारण ये होगी I1 डैश, I2 डैश और ये होगी I3 डैश। ठीक है, तो 2 वोल्ट के कारण 2 ओम में कितनी आ जाएगी, I2 डबल डैश, ये बैटरी के साथ डायरेक्ट कनेक्टेड है तो टोटल करंट ही आएगी। तो I2 डबल डैश V/R, 2 अपॉन में 1 और 3 पैरेलल में और 2 इनके साथ सीरीज में, तो 1 + 3, तो ये हो गया 2 अपॉन में 2 + 3/4, 4 × 2 = 8, 3 11/4 यानी कि 8/11 एम्पियर। ये आ गया I2 डबल डैश। यहाँ पे हम I2 डैश निकालते हैं तो उसके लिए टोटल करंट I1 डैश है जो बैटरी से गई। I1 डैश निकालने के लिए क्या करोगे, I1 डैश इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ये दोनों पैरेलल में और 1 इसके साथ सीरीज में, तो 4 अपॉन में 1 + 2 × 3, 6 अपॉन में दोनों का सम 5, 5 और 6 11, 11/5, तो ये हो जाएगा 5 × 4 = 20, 20/11 एम्पियर। अगर मुझे 2 ओम से प्रवाहित होने वाली धारा चाहिए तो मुझे I2 डैश चाहिए। तो I2 डैश कैसे आएगा, I1 डैश टोटल करंट 20/11 इंटू मल्टीप्लाई बाय 2 ओम से प्रवाहित होने वाली धारा तो उसके सामने वाला रेजिस्टेंस अपॉन में दोनों का सम, तो 5 × 4 = 20 और ये हो गया 8/11 एम्पियर। ठीक है, तो ये आ गया 8/11 और ये हो जाएगा 4 × 3 = 12/11 है, 12/11 एम्पियर। अब टोटल जो करंट होगी वो I2 थी, I2 किसके इक्वल होनी चाहिए,
I2 होनी चाहिए I2 डैश माइनस I2 डबल डैश के इक्वल। I2 डैश कितना है 12/11 और ये कितना है 8/11, यानी टोटल कितनी आ गई 4/11 एम्पियर। और यही हमने यहाँ पे निकाली थी। तो जो करंट हमने किरचॉफ लॉ का यूज करके निकाली 4/11 एम्पियर, यहाँ हम सुपरपोजिशन का यूज करके निकाल रहे हैं। तो वो सुपरपोजिशन क्या कह रही है कि जो भी एलिमेंट है जिसमें आप करंट निकाल रहे हो, दोनों हर सोर्स के कारण निकालो, जिस सोर्स के कारण निकाल रहे हो उसके अलावा सभी सोर्सेज को उनके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर दिया जाए। तो यहाँ हमने 4 वोल्ट के कारण निकाला तो 2 वोल्ट को रिप्लेस कर दिया इंटरनल रेजिस्टेंस से, 2 वोल्ट के कारण निकाला तो 4 वोल्ट को रिप्लेस कर दिया। ठीक है, तो ये इसके इक्वल आ गई। अब जैसे हमने ये एग्जांपल किया है ना, सेम इसी मेथड से आपको इस थ्योरम का प्रूफ करना है। ठीक है, अब इसको कैसे प्रूफ करेंगे वो देखो, यही मेथड फॉलो करना है आपको प्रूफ करने के लिए भी। सेम ऐसे ही पहले हम किरचॉफ लॉ लगाएंगे, उसके बाद सुपरपोजिशन से निकालेंगे, दोनों वैल्यू सेम आ गई तो इट मींस प्रूफ हो गई। तो सर्किट का कोई भी एक एलिमेंट ले लेंगे प्रूफ करने के लिए, तो उसमें प्रवाहित होने वाली धारा हम यहाँ पे फाइंड करेंगे। तो इसको प्रूफ करने के लिए ये हमने सर्किट ले लिया Z1, Z2 और ये Z3। यहाँ ये बैटरी है E2 सोर्स है और ये है E1। ठीक है, अब मान लो मैं Z1 ले रही हूँ तो मुझे Z1 से प्रवाहित होने वाली धारा ही मेन देखनी है। यहाँ पे I1 गया, यहाँ I2 गया और यहाँ I3 गया। सेम ऐसे आप दूसरे एलिमेंट के लिए भी प्रूफ कर सकते हो, बट एग्जाम में आपको डिराइव करने के लिए कोई भी एक एलिमेंट लेकर प्रूफ कर दो, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। यहाँ I1 कितनी आ जाएगी, टोटल जो करंट है I1। अब यहाँ पे किरचॉफ लॉ लगाना पड़ेगा बिकॉज सोर्सेज 2 हैं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कोई भी पाथ चूज कर लो। रेजिस्टेंस का खुद का कोई प्लस माइनस नहीं होता, वो हमें बनाना पड़ता है। करंट की डायरेक्शन में हम प्लस ले लेते हैं और दूसरा माइनस ले लेते हैं, क्योंकि करंट हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल फ्लो होती है। ये प्लस हो गया, ये माइनस, ये प्लस माइनस, ये प्लस और माइनस। अब किरचॉफ लॉ लगाओ तो प्लस का E1 और ये हो जाएगा माइनस का I1 इंटू Z1, यहाँ आ जाएगा माइनस का I1 माइनस I2। I3 को आप क्या लिख सकते हो, I1 माइनस I2। I3 I1 माइनस I2 है, तो यहाँ पे गए तो माइनस पे पहुंच रहे हो तो माइनस का साइन ले लिया, I1 माइनस I2 इंटू Z3 इक्वल्स टू 0। ऐसे ही सेकंड लूप पे लगाओगे, सेकंड लूप पे लगाओगे तो क्या आएगा, सेकंड पे भी क्लॉकवाइज चल लेते हैं। तो पहले यहाँ से यहाँ गए तो प्लस पे पहुंचे तो प्लस का I1 माइनस I2 इंटू Z3, माइनस का यूं चले तो माइनस का I2 Z2 और माइनस का E2 इक्वल्स टू 0। अब ये दो इक्वेशंस बन गई, इन दोनों का यूज करते हुए हमें I1 और I2 की वैल्यू निकालनी है। चाहे तो I1 की निकाल लो, जो कैलकुलेशन हम I1 पे ही कर रहे हैं। तो इसको सोल्व करते हैं तो E1 उधर ले जाओ तो ये वैल्यूज हो जाएगी I1 Z1 प्लस I1 माइनस I2 इंटू Z3 इक्वल्स टू E1। और यहाँ पे हो जाएगा E2 को उधर ले जाओ तो I1 माइनस I2 इंटू Z3 और माइनस का I2 इंटू Z2 इक्वल्स टू E2। एक बार इक्वेशन दोबारा चेक कर लो, यहाँ पे हम गए E1, फिर यहाँ से पहुंचे माइनस का I1 Z1 माइनस का I1 माइनस I2 इंटू Z3। सेकेंड पे इक्वेशन लगाई तो इधर से चले तो प्लस का I1 माइनस I2 इंटू Z3 माइनस का I2 Z2 माइनस का E2। यहाँ पे हमने इसको मॉडिफाई क्या किया, इसको उस साइड में ले गए तो E1 ये प्लस का हो गया, ये वैल्यू भी प्लस की आ गई इक्वल्स टू E1। और ऐसे ही इसको आगे सोल्व किया तो I1 माइनस I2 Z3 माइनस का I2 इक्वल्स टू E2। अब I1 वाली टर्म एक साथ कर लो, I1 के साथ क्या आ जाएगा Z1 प्लस Z3। ठीक है, I1 के साथ हो गया Z1 प्लस Z3 और I2 के साथ क्या आ गया माइनस का I2 इंटू Z3 इक्वल्स टू E1। ऐसे सेकंड इक्वेशन में देखो I1 के साथ तो है Z3 और I2 के साथ क्या है माइनस का I2 Z3 और माइनस का I2 Z2, माइनस का I2 कॉमन ले लो
तो Z2 प्लस Z3 इक्वल्स टू E2, ये इक्वेशन बन गई। अब इसको सोल्व करते हैं। फर्स्ट वाली को Z3 से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर पहले I2 काटना है तो फर्स्ट वाली को Z2 प्लस Z3 से मल्टीप्लाई कर दो। ये इक्वेशन थर्ड मान लो, ये फोर्थ मान लो। हम करते हैं इक्वेशन थर्ड को मल्टीप्लाई कर दिया Z2 प्लस Z3 से, और इक्वेशन 4 को मल्टीप्लाई कर दिया Z3 से। ठीक है, दोनों को बैलेंस करने के लिए फर्स्ट को किया Z2 प्लस Z3 से, तो I1 Z1 प्लस Z3 इंटू Z2 प्लस Z3, और यहाँ हो जाएगा माइनस का I2 Z2 प्लस Z3 इंटू Z3 इक्वल्स टू आ जाएगा E1 Z2 प्लस Z3। और फोर्थ इक्वेशन को करोगे तो Z3 से क्या आएगा, I1 Z3 का स्क्वायर माइनस में I2 Z3 इंटू Z2 प्लस Z3 इक्वल्स टू E2 इंटू Z3। फोर्थ वाली को Z3 से और थर्ड वाली को Z2 प्लस Z3 से मल्टीप्लाई किया हमने। अब फर्स्ट वाली और सेकंड वाली इक्वेशंस को माइनस कर देते हैं, तो ये प्लस का हो जाएगा और इधर ये माइनस का हो जाएगा और ये भी माइनस का हो जाएगा। तो रिजल्ट क्या मिल रहा है, I2 Z2 प्लस Z3 इंटू Z3 कैंसिल आउट हो गया, और इधर से इसको ओपन करोगे तो Z3 की स्क्वायर वाली टर्म कैंसिल आउट होगी। तो यहाँ पे बचा क्या है, I1 Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1। I1 के साथ तो ये टर्म बची है, और सेकेंडली यहाँ पे E1 है, E1 Z2 प्लस Z3, और माइनस का क्या है E2 Z3। तो यहाँ से I1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो वैल्यू मैं यहाँ पे लिखती हूँ। I1 कितना आ गया, E1 Z2 प्लस Z3 अपॉन में Z2 Z3 प्लस Z3 Z1 प्लस Z1 Z2, और माइनस में क्या आ रहा है, E2 इंटू Z3 अपॉन में Z1 Z2 Z2 Z3 प्लस Z3 Z1। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन आप साथ साथ कॉपी पेन पे खुद सोल्व करके देख सकते हैं। तो I1 ये अपोन में ले गई, तो E1 के साथ ये वैल्यू अपोन में आ गई, माइनस में E2 Z3 और ये वैल्यू अपोन में आ गई। ठीक है, ये तो हमने I1 निकाली है Z1 से प्रवाहित होने वाली धारा जब दोनों सोर्सेस लगे हुए हैं किरचॉफ का यूज करते हुए। ठीक है, अब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है, सुपरपोजिशन थ्योरम क्या कहती है कि अब Z1 में धारा निकालो E1 वाली बैटरी के कारण, फिर Z1 में धारा निकालो E2 वाली बैटरी के कारण, और दोनों का एल्जेब्रिक सम कर दो तो वो इसके इक्वल आना चाहिए। ये हमें प्रूफ करना है। यहाँ हमने बैटरी ले ली E2, यहाँ इसको हटा दिया, ये है Z1 Z2 Z3, और यहाँ पे Z1 Z2 एंड Z3। ठीक है, ये E1 हो गया और ये E2 हो गया। अब Z1 से E1 के कारण प्रवाहित होने वाली धारा मान लो I1 डैश है, ये मान लो इसमें I2 डैश है और इसमें ये I3 डैश है। ऐसे ही E2 में इसके कारण प्रवाहित होने वाली धारा I2 डबल डैश, इसमें I1 डबल डैश और इसमें क्या हो जाएगी I3 डबल डैश। ठीक है, अब ये धारा आप निकालो, ये तो बैटरी के साथ डायरेक्ट कनेक्टेड है, तो ये करंट तो सीधा ही आ जाएगी I1 डैश V अपॉन R करके E1 अपॉन, ये दोनों पैरेलल में और इसके साथ ये हो गया सीरीज में, तो Z1 प्लस Z2 Z3 अपॉन में Z2 प्लस Z3, ये I1 डैश आ गई। Z1 से प्रवाहित होने वाली धारा अब E2 के कारण देखो कितनी होगी। अब E2 के कारण निकालनी है तो पहले आपको I2 डबल डैश चाहिए होगा, क्योंकि टोटल करंट अब I2 डबल डैश है और वो फिर दो पार्ट्स में डिवाइड हो रही है और दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल हैं। तो पहले हम I2 डबल डैश के निकालते हैं, वो कितनी हो जाएगी E2 अपॉन में, ये दोनों पैरेलल में और इनके साथ ये सीरीज में, तो Z2 इन प्लस Z1 Z3 अपॉन में Z1 प्लस Z3। सिर्फ कैलकुलेशन है इस टॉपिक में, और कुछ भी नहीं है। अगर कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो कैलकुलेशन इजी हो जाएगी, कुछ भी नहीं लगेगा आपको इसमें। देखने से लगता है कि इसका डेरिवेशन कितना हार्ड है, जबकि इसके डेरिवेशन में कुछ भी नहीं है। E2 अपॉन में ये वैल्यू आ गई, हमें चाहिए Z1 वाली, तो हम उसी को देखते हैं। I1 डबल डैश कितनी होगी, टोटल का कितना पार्ट है वो
इसके सामने वाला रेजिस्टेंस Z3 अपॉन में Z1 प्लस Z3, ये कॉन्सेप्ट आपको माइंड में रखना होगा। ये हम पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज करेंगे। ये कैसे आया वो हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। I2 डैश की वैल्यू पुट कर दो, I1 डबल डैश, ये हो गया E2 अपॉन में Z2 प्लस Z1 Z3 अपॉन में Z1 प्लस Z3 इंटू Z3 अपॉन में Z1 प्लस Z3। अब सुपर पोजिशन ये थ्योरम ये कहती है कि ये I1 की वैल्यू इन दोनों के सम के इक्वल होनी चाहिए, I1 डैश के और I1 डबल डैश के। ये तो सेम I1 की डायरेक्शन में, इसको प्लस ले लो और इसको माइनस ले लो। यानी अब हमें निकालना है I1 डैश माइनस I1 डबल डैश। अब I1 डैश कितना है, E1 अपॉन Z1 प्लस Z2, पूरा मल्टीप्लाई कर देते हैं। E1 ये हो जाएगा Z1 Z2 प्लस Z1 Z3 प्लस Z2 Z3, I1 डैश, और Z2 प्लस Z3 ऊपर चला गया। माइनस में ये वैल्यू करनी है तो E2 के साथ तो Z3 रहने दो, ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे और इसको मल्टीप्लाई कर दो तो Z1 Z2 प्लस Z1 Z3 प्लस Z2 इंटू Z3। ये इक्वेशन दे दो यहाँ पे 5 और ये इक्वेशन दे दो 6। अब इक्वेशन 5 6 के इक्वल है तो सुपरपोजिशन थ्योरम प्रूफ हो गई। 5 6 के इक्वल है, यानी I1 किसके इक्वल आई है, I1 डैश माइनस I1 डबल डैश। बस यही सुपरपोजिशन थ्योरम का प्रूफ है। चाहे तो आप इसको Z2 के लिए लेके कर लो और चाहे Z3 के लिए लेके कर लो, ठीक है। तो I1 कितना आ गया, I1 डैश माइनस I1 डबल डैश। तो वैल्यू सेम एज इट इज आ रही है, E1 इंटू Z2 प्लस Z3 माइनस E2 इंटू Z3, ठीक है। तो ये हो गया सुपरपोजिशन थ्योरम। इसका एक एग्जांपल और बताती हूँ मैं आपको, तो उससे आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो सुपरपोजिशन अब किरचॉफ लॉ में क्या है, ये पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ती है। सुपरपोजिशन में हमारा ये पार्ट है वो छोटा हो गया, इसलिए इन थ्योरम्स को अप्लाई करते हुए हम सर्किट को इजीली एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है, इजीली सॉल्व कर सकते हैं सर्किट को। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। वो एग्जांपल देखो आपके एग्जाम में किस वे से आता है कि आपको कोई भी सर्किट दिया होगा और वो पूछेगा कि सर्किट में एलिमेंट्स हैं उसमें फ्लो होने वाली करंट फाइंड करो। जैसे मान लो ये सर्किट दिया हुआ है, ये मान लो 2 ओम है, ये 3 ओम है और ये 1 ओम है। ये बैटरी दे दी यहाँ पे 3 वोल्ट की और ये बैटरी दे दी 2 वोल्ट की, ठीक है। पूछा क्या गया है कि दिए गए सर्किट में 2 ओम 3 ओम और 1 ओम से प्रवाहित होने वाली धाराओं के मान ज्ञात कीजिए। तो इसके मान ज्ञात कर लेते हैं। बड़े वाली बैटरी से मान लेते हैं 2 ओम में प्रवाहित होने वाली धारा I1 है, इसमें I2 है और इसमें क्या है I3 है। अब आपको कुछ नहीं करना, सिंपल सुपरपोजिशन थ्योरम लगानी है। तो सुपरपोजिशन थ्योरम का यूज करते हुए हमें इसमें फ्लो होने वाली करंट निकालनी है। सुपरपोजिशन थ्योरम ये कहती है कि 2 ओम से प्रवाहित होने वाली धारा पहले 3 वोल्ट की बैटरी से निकालो, फिर 2 वोल्ट की बैटरी से निकालो और फिर इन दोनों को ऐड कर दो। जब 3 वाली लगाओगे 2 को उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर देना। इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ पे भी हम 0 मान के चल रहे हैं। मान लो यहाँ पे साथ में लिखा होता 2 ओम, तो जब इसको हटाते तो 2 ओम का रेजिस्टेंस लगा देते। अब पहले मान लो कि 3 वोल्ट वाली बैटरी इसी के साथ लगा देते हैं। तो मान लो 2 ओम में निकालने वाली धारा निकाल रहे हैं, तो ये ले लिया हमने 3 वोल्ट, ठीक है। तीनों की ही निकालनी है यहाँ, तो तीनों की एक साथ ही निकाल लेंगे। इसको हटा दिया, पहले 3 वोल्ट की बैटरी के कारण ये मान ली I1 डैश, ये होगी I2 डैश और ये होगी I3 डैश। अब I1 डैश कितना होगा, ये बैटरी से डायरेक्ट करंट कनेक्टेड है तो ये तो पूरी करंट है। पूरी करंट क्या आ जाएगी, V अपॉन R, 3 अपॉन में 2 प्लस 3 इंटू 1 अपॉन में 3 प्लस 1 यानी 4। तो ये हो गया 4 टू जा 8 और 3 11/4, 11/4 तो ये हो गया 12/11 एम्पियर। ये I1 डैश आ गई, ठीक है। तो 3 अपॉन में क्या कर दिया हमने 2 प्लस में, ये दोनों पैरेलल में है तो 3 इंटू 1 अपॉन में 3 प्लस 1, ठीक है। तो ये आ गया 12/11। अब यहाँ पे निकालो I2 डैश।
अब ये टोटल करंट थी, इन दोनों रेजिस्टेंस में डिवाइड हो रही है, दोनों पैरेलल हैं, तो इसका मेथड क्या है, इसके सामने वाला बटे में दोनों का सम कर दो। तो I2 डैश निकाल लिया, तो I1 डैश इंटू 3 ओम में से निकाल रहे हो तो 1 ओम अपोन में दोनों का सम, यानी 3 + 1 × 4। तो I1 डैश की वैल्यू पुट कर दो, 12/11 इंटू 1/4, 4 3 जा 12, ये कितनी आ गई 3/11 एम्पियर। ऐसे ही आप I3 डैश निकाल लो, तो I3 डैश तो सिंपल, ये I1 डैश यहाँ जा रही है, I2 डैश इधर जा रही है, तो I3 डैश कितना होगा, I1 डैश माइनस I2 डैश। तो I1 डैश तो है हमारा 12/11 और ये हमारा 3/11, तो ये हो गया 9/11 एम्पियर। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, 2 वोल्ट वाली ले लेते हैं। यहाँ पे ये 2 ओम, ये 3 ओम और इधर ही आ जाएगा 1 ओम, और 2 वोल्ट वाली यहाँ लगी रहने दो और 4 वोल्ट वाली हटा दो। ठीक है, तो 2 वोल्ट के कारण यहाँ मानी करंट I2 डबल डैश, ये मानी I1 डबल डैश और ये क्या मानी I3 डबल डैश। अगर मैं I2 डबल डैश की बात करूं तो वो तो डायरेक्ट कनेक्टेड है, यानी वो तो टोटल करंट है ना, तो I2 डबल डैश तो कितनी होगी V/R, ये दोनों पैरेलल में, इनके साथ ये सीरीज में, प्लस 2 × 1 अपोन में 2 + 1 यानी 3 3 जा 9 और 2 11/3, तो ये हो गया 6/11 एम्पियर। और अब हमें I1 डबल डैश चाहिए, तो वो टोटल का ही पार्ट है, ये टोटल करंट थी, इन दो रेजिस्टेंस में डिवाइड हो रही है। मेथड क्या करना है, सामने वाला रेजिस्टेंस बटे में दोनों का सम, तो 6/11 टोटल करंट थी, डिवाइड हो रही है, तो सामने वाला यानी कि 1 अपोन में दोनों का सम, ये आ गया 3 3 2 जा 6, ये होगी 2/11 एम्पियर। ऐसे ही I3 डबल डैश निकालोगे तो कितना होगा, तो I3 डबल डैश कितनी हो जाएगी, I2 डबल डैश यहाँ गई, टोटल थी माइनस ही हो गई, तो बची हुई I3 डबल डैश, यानी I2 डबल डैश माइनस I1 डबल डैश, I2 है 6 और ये 2 यानी कि 4/11 एम्पियर। तो 6/11 माइनस हमने किया 2/11 यानी 4/11 एम्पियर। अब हमें चाहिए 2 ओम से प्रवाहित होने वाली धारा यानी I1, तो I1 कितना होगा, पहले तो 3 वोल्ट की बैटरी के कारण, फिर 2 वोल्ट की बैटरी के कारण, इसमें हुआ I1 डैश और इसमें I1 डबल डैश, तो ये हो गया I1 डैश माइनस का I1 डबल डैश। I1 डैश कितना है 12/11 और I1 डबल डैश कितना है 2/11, तो ये आ गया 10/11 एम्पियर। I1 मिल गई। अब I2 चाहिए, तो I2 कितनी हो जाएगी, I2 डैश सेम डायरेक्शन वाली पॉजिटिव ले लो, तो इसको पॉजिटिव ले लो, इसको नेगेटिव ले लो, तो I2 डैश माइनस का I2 डबल डैश। I2 कितनी हो गई यहाँ पे, I2 डैश कितनी है 3/11 और I2 डबल डैश है यहाँ पे 6/11 I2 डैश है 3/11 और I2 डबल डैश है 6/11, तो यहाँ माइनस का साइन आ रहा है, इट जो डायरेक्शन हमने मानी है वो अपोजिट होगी। ठीक है, तो यहाँ पे लिया प्लस का 3 और इधर हो गया 11 माइनस 6/11, कितना आ गया माइनस का 3/11 एम्पियर। माइनस आने का ये मतलब है जो डायरेक्शन I2 की हमने मानी है वास्तव में वो नहीं होकर उससे रिवर्स है। ठीक है, अब हम निकालते हैं I3, तो I3 क्या हो जाएगा, सिंपल चाहे तो इससे निकाल लो I1 माइनस I2 से, या फिर I3 क्या होगा I3 डैश प्लस I3 डबल डैश, I3 डबल डैश सुपर पोजिशन से ये आ गया 9/11 प्लस 4/11 और ये हो गया 13/11 एम्पियर। ठीक है, यहाँ पे जो आपने I3 डैश निकाली थी, इसको ऐसे ना निकाल के आप सीधा वैसे भी निकाल सकते थे जैसे आप मेथड फॉलो कर रहे हो कि 12/11, फिर ये हम निकाल रहे हैं I3 डैश यानी कि 1 ओम से उसके सामने वाला रेजिस्टेंस 3 अपोन में दोनों का सम 4 4 3 12, तो ये भी 9/11 आ जाती। यहाँ पे भी I3 डबल डैश ऐसे भी निकाल सकते हो, जैसे आपको कंफर्टेबल हो वैसे निकाल लो। ठीक है, तो ये सुपर पोजीशन का यूज करते हुए हमने करंट्स निकाली। ध्यान रखना कि किसी भी एलिमेंट में फ्लो होने वाली करंट जो होगी वो एक तो कैसे आएगी, जितने भी सोर्सेस है अलग अलग सोर्सेस के द्वारा करंट निकालेंगे और दूसरे सोर्सेस को उनकी इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर देंगे। तो ये हमारी सुपरपोजिशन थ्योरम कंप्लीट होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम नॉर्टन और थेवेनिन थ्योरम करेंगे।
ठीक है, थैंक यू।